अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, हर लास्ट क्लास में हम जो है ना कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है जी। तो कंपनी अकाउंट्स का एक सवाल है, वो करेंगे आज इंशाल्लाह ताला, और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और हम इंशाल्लाह हाथ साफ करेंगे। एक सवाल है बेटा, अक्टूबर नवंबर 22 वेरिएंट 21 का ये सवाल आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सी लिमिटेड का ये सवाल है। आ जाए सवाल पढ़ते हैं, एंड देन इसमें हमें सूची बनानी है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी हमें बनानी है। तो आ जाए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the following information is taken from the statement of financial position of C Limited at 1st September 2021। 1st September 2021 की ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। डिबेंचर्स पड़े हुए हैं बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व जिसको मैं कहता हूँ प्यार से GR, एंड देन रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये तीन चीजें और ये डिबेंचर्स तो कुल मिला के चार चीजें मेरे पास पड़ी भी हैं। ठीक है बेटा, आ जाए जी। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 22, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 2021 की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपका साल ऑब्वियसली बात है फिर खत्म होगा। अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो 31 अगस्त 22 को मेरा साल खत्म होगा। तो बेसिकली ये मेरा 12 मंथ्स का पीरियड होगा। तो बोल रहे ड्यूरिंग द ईयर एंड ये कुछ एडजस्टमेंट हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंड देन फिर ये पांचवी चीज आपको दी हुई है सवाल में। चलें चेक करते हैं जरा। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि अब फाइनल डिविडेंड, इंपॉर्टेंट बात, फाइनल डिविडेंड मतलब साल के एंड में पे करूंगा फाइनल डिविडेंड 12,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021। भाई फाइनल डिविडेंड पे कर दूंगा 12,000 रुपए का, अमाउंट भी दी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड। अब बच्चे पूछे सर इंटरिम और फाइनल में क्या डिफरेंस होता है, तो बेटा फाइनल वो डिविडेंड है जो साल के एंड में पे होगा। ये वो डिविडेंड है जो साल के एंड में पे होगा। ये वो डिविडेंड है जो ड्यूरिंग द ईयर पे होगा। ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर आप पे कर रहे हो 0.02 पर शेयर। एक शेयर पे 0.02 का आप डिविडेंड दे रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। सही है। फिर बोल रहा है ट्रांसफर किया हमने जनरल रिजर्व में, इसकी भी एंट्री देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एंट्री नंबर 4 देखें। एट 31 अगस्त 22 द कंपनी प्रोपोज्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा, प्रोपोज की वर्डिंग लिखी हुई है, प्रोपोज्ड। बताता हूँ समझाता हूँ। प्रोपोज अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 22। प्रोपोज किया है मतलब ये है कि ये सिर्फ अनाउंस किया है बेटा, अनाउंस किया है बट पे नहीं किया, अभी तक पे नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पे नहीं किया तो ये किताबों में नहीं आता। ये सिर्फ आपको बेसिकली अगर इसको सादे ढंग से बोलूं तो ये एक लॉलीपॉप दी है कि अनाउंस कर दिया, मार्केट में अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई डिविडेंड दूंगा। अब दिया तो नहीं है ना, जेब से पैसा गया तो नहीं है, तो ये प्रोपोज आपकी किताबों का हिस्सा नहीं है। ये बेसिकली हम नोट्स टू अकाउंट में लिख देते हैं, मतलब तोशी में इसका कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड वाज 3,10,000 रुपए, एंड द प्रॉफिट मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट वाज 23,000, यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट था वो था 23,000 का। राइट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 23,000 का। अब रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। आ जाए कोशी बनाते हैं। कोशी बनी भी आई है हमारे पास। सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर हमेशा हम बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग वाले। ओपनिंग वाले कौन से बैलेंस बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। आ जाए, शेयर कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है 2,40,000 रुपए का। ठीक है, डिबेंचर्स की बात नहीं करते हम, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ कॉपी कर दूंगा, शेयर कैपिटल का, GR का, एंड देन रिटेन प्रॉफिट का विच इज रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है जी। अच्छा जी, बैलेंस 1 सितंबर 2021 का 36 एंड 22। 1 सितंबर 2021 इसका सबका टोटल निकाल के मैं यहाँ लिख दूंगा, ये वाली साइड पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये वाली साइड पे मैं इसका टोटल पोस्ट कर दूंगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। डन। इसके बाद नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब सवाल ये है कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ जाएगा, कौन से डब्बे में जाएगा, शेयर कैपिटल वाले डब्बे में, GR वाले डब्बे में, रिटेन्ड अर्निंग वाले डब्बे में। मैंने इसका आपको नाम बताया है, इसका नाम है रिटेन्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सारे जो है इस डब्बे में चले जाते हैं, मतलब इस ड्रॉर में, इस ड्रॉर में मैं ये सारे ट्रांसफर कर देता हूं। बट एक बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है फाइनल प्रॉफिट आता है। मतलब क्या, सुनिएगा, ऊपर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 23,000 का। ठीक है बेटा,
ऊपर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 23,000 का, बट ये प्रॉफिट है बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट। बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, तो मैं चेक करूं कि मेरे पास डिबेंचर्स कितने हैं बेटा। 60,000 के मेरे पास डिबेंचर्स मौजूद है। 60,000 का अगर मैं 5% निकालूं, क्योंकि मुझे 5% का इंटरेस्ट देना है बेटा, चेक कर लें, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, सवाल सब कुछ बता रहा है। तो 60,000 का 5% इज 3,000, राइट। तो ये 3,000 रुपये मेरे पास आ गए। ये 3,000 रुपये का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा एक्सपेंस है। बट अब ये चेक करें, ये प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 23,000 का। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट से पहले वाला है। तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस कर दूं 3,000 रुपए का, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000 का, जो कि मेरा फाइनल प्रॉफिट है, जिसको मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो सोशी हम बनाएंगे, उसमें ये वाला प्रॉफिट हम शामिल करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट वाला। तो ये एक एडजस्टमेंट, ये हमें कैलकुलेशन करनी थी, जो कि हमने कर दी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 बेटा यहाँ पर ऐड होगा, तो जाहिर है टोटल में भी 20,000 ऐड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नो अफेक्ट, नो अफेक्ट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर चेक, चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसको, टिक। फिर प्रोपोज की हमने बात की, ये प्रोपोज तो मेरी किताबों का पार्ट ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने एक अनाउंसमेंट की है। दिस डिविडेंड इज अनाउंस्ड बट नॉट येट पेड। तो दिस दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं जरा 1 2 3 देख लेते हैं। सवाल बोल रहा है फाइनल डिविडेंड पे किया 12,000 रुपए का। ठीक है भाई, डिविडेंड सारे मैं रिटेन प्रॉफिट से, अपनी रिटेन प्रॉफिट वाली पॉकेट से पे करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा लेस फाइनल फाइनल डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड पे करूंगा बेटा यहाँ से 12,000, नेगेटिव जाहिर है पैसा जाएगा, और 12,000 टोटल से भी माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ भी अफेक्ट नहीं, कुछ भी अफेक्ट नहीं। डन। फाइनल डिविडेंड वाली एंट्री भी चेक। इसके बाद बोले इंटरिम डिविडेंड पे किया 0.02 पर शेयर। इसकी वर्किंग करते हैं जरा बेटा। 0.02 पर शेयर की आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। आगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा यहाँ ऊपर आएंगे और देखेंगे कि मेरे पास शेयर्स कितने पड़े। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने लगा। अमाउंट है 2,40,000 रुपए, और शेयर की, एक शेयर की प्राइस कितनी है 0.50, मतलब एक शेयर की जो फेस वैल्यू गिवन है, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, वो गिवन है 0.50। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा, एक शेयर आपको अगर 0.50 का पड़ रहा है, ठीक है, और आपने 2,40,000 रुपए की अमाउंट रेज कर दी है, तो इसका अगर हमें शेयर्स निकालने हो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे? 240,000 डिवाइडेड बाय 0.50, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4,80,000 रुपए। मतलब इसको प्रूव भी करता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। मतलब ये है कि ये 4,80,000 रुपए शेयर्स मैंने मार्केट में सेल किए। कितने रुपए पे? 0.50 पे। तो कितना पैसा रेस किया बेटा? 2,40,000 का रेस किया ना यार। तो हो गई बात, प्रूव हो गई। मतलब ये इतने शेयर्स मैंने बांटे हैं, मतलब मेरे पास 480,000 के शेयर्स हैं। अब एग्जामिनर आपको ऊपर क्या कह रहा है कि 0.02 पर शेयर पे आप डिविडेंड दे रहे हो, तो आ जाए बेटा निकाल लेते हैं। 480,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02, इसका आंसर मेरे हिसाब से 9,600 आ जाएगा। एंड में फिर भी इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, ठीक है जी। तो ये हमारा ये डिविडेंड भी आ गया, विच इज 9,600, जो कि है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है बेटा, मैंने लिखा लेस इंटरिम डिविडेंड। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से, आप लोग पूरा लिखेंगे 9,600, यहां से भी, यहां से भी, और डैश। इंटरिम डिविडेंड भी चेक, चेक। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये वाली एंट्री है। ट्रांसफर ऑफ 11,000 वाज मेड टू जनरल रिजर्व का मतलब ये है कि एक पॉकेट से निकाला। इसको आसान जबान में हम समझेंगे कि देयर आर टू पॉकेट्स, ये दो पॉकेट है। ठीक है बेटा, ये है जनरल रिजर्व, ये है रिटेन प्रॉफिट। मतलब मैंने ट्रांसफर किया, रिटेन प्रॉफिट से निकाल के इधर डाल दिया, तो जाहिर है इधर प्लस हो गए। तो रिटेन प्रॉफिट से चले गए ना, एक पॉकेट से निकाला, दूसरी पॉकेट में डाल दिया, दूसरी पॉकेट में प्लस हो गए जनरल रिजर्व में, रिटेन प्रॉफिट में हो गए माइनस। तो बेटा मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ट्रांसफर टू जी आर। आप लोग पूरा लिखेंगे जनरल रिजर्व, मैं वक्त की कमी की वजह से ये लिख रहा हूँ। तो हमने क्या किया, रिटेन्ड अर्निंग से निकाले थे। कितने निकाले थे बेटा, एक बार चेक कर लें। 12,000 से 11,000, यहाँ से निकाले 11,000, जीआर में आ गए, तो बेटा टोटल में कोई फर्क नहीं आएगा ना, +11 -11, मतलब जीरो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर सारी वर्किंग कर ली है। ट्रांसफर की अमाउंट मैंने 11,000 लिख दी, मैंने इसकी वर्किंग कर ली, इसकी भी वर्किंग कर ली।
इसके बाद ये प्रोपोज मेरी किताबों का पार्ट नहीं है और रेवेन्यू भी अभी मेरी किताबों का पार्ट नहीं है। आगे उसने कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं जिसमें रेवेन्यू का ताल्लुक है, अभी रेवेन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे ये भी अंदाजा होगा कि भाई मैंने 4,80,000 शेयर मार्केट में सेल किए थे, ये भी मैंने वर्किंग कर ली है। अब एग्जामिनर ने आपको सारी चीजें दे दी, ये सब चीजें हमने कर ली। अब हम जो है ना बेसिकली क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेंगे बेटा, चेक कर लें। ये 240,000, ये 240,000 है। अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो बेटा वर्टिकली तो ये 240,000 ही बन जाएगा, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी। और ये 36 और 11, राइट। तो ये 36 प्लस 11,000 कितना बन जाएगा, 46 एंड 47,000, राइट। इसके बाद इस सब की कैलकुलेशन करता हूँ और फिर इधर भी कैलकुलेशन करता हूँ और इन की कैलकुलेशन का आंसर मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, 9,400 रुपये ये आ गया। ठीक है जी, अब 9,400 प्लस 7 प्लस 296,400 ये आ रहा है बेटा। मतलब ये है कि इन 240 को, 47,000 को, 9,400 को प्लस करूंगा तो ये आंसर आएगा। अब ये सबको प्लस कर देता हूँ, यानी कि ये वाली साइड को प्लस कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो चेक कर लेता हूँ क्या ये आंसर बन रहा है, और ये वाली साइड से तो आंसर। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन क्या है, 240 प्लस 36 प्लस 22 298। 298 प्लस 20 किया, माइनस 12 किया, 296,400, तो ये हमारा आंसर बन गया। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली चेक कर लिया एंड वर्टिकली भी चेक कर लिया, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लिया एंड देन वर्टिकली भी चेक कर लिया, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब 7 मार्क्स पूरे मिल गए। सिंपल सा पैटर्न है इस क्वेश्चन में कि इक्विटी में कितनी तब्दीलियां हुई, इक्विटी के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि ये इक्विटी के चेंजेस बता रहे हैं ना बेटा। आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर सवाल बोले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो बेटा एक्सट्रैक्ट में हम हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की मैंने हेडिंग डाल दी। अब मैं आता हूं जरा आगे की तरफ, तो मैंने लिखा इक्विटी, राइट। और यहाँ पर जो इक्विटी थी ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेशन में कर चुका हूँ। यहाँ पर इक्विटी कितनी थी, शेयर कैपिटल जी आर रिटेन प्रॉफिट। वैसे बेटा याद रख लें, मैंने क्लास में ये बात डिस्कस की है कि ओ लेवल में हमारे पास 4 चीजें होती हैं, 4 इक्विटीज होती हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ओएससी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड रिटेन प्रॉफिट। ये 4 चीजें मेरे पास होती हैं। यहाँ पर ये नहीं था, टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है बेटा, जो अमाउंट याद रखना बेटा, एसओएफपी में, एसओएफपी में हमेशा ये बताया भी है मैंने कि एसओएफपी में सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से, ये जो निकाले हैं बेटा, ये बैलेंस कौन से हैं, 31 अगस्त 2021 के हैं ये, 42 के। ठीक है जी, तो 240,000 है शेयर कैपिटल का, 240,000 शेयर कैपिटल का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 240,000, राइट। जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 47 का, और ये 9.4, 47,000, 9,400, और जाहिर है इन सबको प्लस करूंगा तो जो अमाउंट आएगी वो यही वाली आएगी ना, ये आएगी ना, 296,400, राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया 296,400, एक बार टैली कर लीजिएगा, 296,400। हेडिंग है बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। तो इक्विटी तो डन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लायबिलिटीज। याद होगा सवाल में, फॉलो अप, आपको याद होगा बेटा सवाल में ये थी इक्विटी, सॉरी ये थी डिबेंचर्स, मतलब ये थी लायबिलिटी। और लायबिलिटी कितने की थी, 60,000 की लायबिलिटी थी। और ये कौन सी लायबिलिटी है बेटा, 2024 पे पे करोगे, और अभी आप खड़े हो 2021 पे, तो जाहिर है नॉन करंट लायबिलिटी है, राइट। तो इसका मतलब ये डिबेंचर आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं LIA भी लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर डिबेंचर्स। ठीक है भाई, डिबेंचर्स पे जो रेट था वो था 5%।
और यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे, अमाउंट कितनी थी, आई गेस 60,000 थी आई गेस, लेट मी चेक, 60,000। तो आपने यहाँ लिख दिया 60,000, और अब क्या करेंगे, आप इनको प्लस कर देंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पर आप लिख देंगे। सिंपल सी बात है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सेक्शन में सवाल हमेशा हमें एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट पूछता है। एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट मतलब एसओएफपी की जो स्पेसिफिक पार्ट पूछता है जिससे सवाल की लिंकिंग है, ठीक है जी। तो ये होती है सोची, जिसमें हमने इक्विटी की तब्दीलियां पढ़ी कि इक्विटी में क्या चीजें ऊपर हुई क्या नीचे हुई। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। एग्जामिनर अक्सर और बेशतर सवालों में एग्जामिनर प्रॉफिट आपको देता है बिफोर इंटरेस्ट वाला, ठीक है। बिफोर इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर 23,000 था, जिसमें से 3,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करोगे तो फाइनल प्रॉफिट ये आ गया ना। तो यहाँ पर हर चीज की कैलकुलेशन आपकी फाइनल प्रॉफिट से होगी। फाइनल डिविडेंड बेटा साल के एंड में, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मतलब एक पॉकेट से निकाला, रिटेन्ड अर्निंग से निकाला, जीआर में डाला। एक पॉकेट से निकाला, ये वाली पॉकेट से निकाल के ये वाली पॉकेट डाल दिया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, टोटल पे नो अफेक्ट, और एट द एंड ऑफ द डे ये आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस और ये आपका वर्टिकल बैलेंस ये मैच होना जरूरी है, और ये मैच हो जाएगा तो ये आपके 7 मार्क्स मिल गए, जो कि फ्री के 7 मार्क्स। और इसके बाद यहाँ पर एसओएफपी के पोस्टिंग पे, मतलब एसओएफपी में वो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। तो उस बैलेंस को मुझे सही तरीके से कैलकुलेट करना है कि अगर इनकेस मुझसे वहां गलती हो गई तो ये गलती यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, तो बी माइंडफुल। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। और इसके फिर आगे मजीद पार्ट्स हैं, बट वो रेशियोज के हवाले से हैं, तो रेशियोज तो भी हमने पढ़ा नहीं है इंशाल्लाह, हम देख लेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नए सवालों के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।